इंडियन रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आपको कैसे आया, कब आया कि आपको इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है? देखो, हमने ये स्टार्ट किया जब पूरी दुनिया में एक महामारी चल रही थी, कोरोना। क्योंकि आपके 4 इंडियन रेस्टोरेंट हो चुके हैं, तो क्या वाकई इस लाइन में बहुत पैसा है? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इस पे काफ़ी प्रॉफिट है, इसके पीछे काफ़ी कड़ी मेहनत रहती है। बाकी रेस्टोरेंट से कितना अलग है? क्योंकि हमारा 90% लोग जो है कस्टमर हमारे वो चाइनीज़ ग्राहक, तो हमेशा इनोवेशन चाहिए, कुछ नया चाहिए। जो चाइनीज़ लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आती है? चाइनीज़ चीज़ें मोस्टली जो है, देखोगे चाइनीज़ कस्टमर वही अपना जो पुरानी दिल्ली वाली मुर्ग मखनी, अच्छा। गार्लिक नान, समोसा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पानी पूरी। कुछ ऐसे मिथ्स बताएंगे कि आपको लगे हो कि चाइनीज़ लोगों के बीच में इंडियन फूड को लेकर कोई मिथ है और आपने उन मिथ को तोड़ने की कोई कोशिश की हो? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि है कि उनको लगता है इंडियन खाना मतलब सिर्फ करी से ही जुड़ा हुआ है। आपके हिसाब से सक्सेस क्या होती है? ये बताइए, बीजिंग जैसे बड़े शहर में बिजनेस माहौल कैसा है? तो बीजिंग पे काफ़ी स्कोप है धंधा का, चाहे फूड इंडस्ट्री बोलो या ओके, जो लोकल अथॉरिटी है उसका आपको कितना सपोर्ट मिलता है? तो टाइम पे ही मिल जाता, मतलब बहुत सपोर्टिव है, ये प्राउडली बोल सकता हूँ। कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा खाना बड़ा पसंद आता है लोगों को? देखो, विदेश में तो पहले से ही लोगों के दिमाग में नॉर्थ इंडियन खाना बहुत पसंद, लेकिन अभी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है रिसेंटली ना, लोगों का साउथ का खाना को लेकर बड़ा एक्साइटेड है सिर्फ चीज़। तो आप मानते हैं कि जो खाना या जो खाना आप परोसते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, उनके दिलों को जोड़ने का काम करते हैं? खाने के अंदर इतना ताकत है, लोगों को जोड़ सकता है, इवन दोनों देशों को भी जोड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं रहता, वो भी तब जब आप किसी दूसरे देश में हो और कोरोना जैसी महामारी हो। सच में जिनमें हौसला होता है, जिनमें हिम्मत होती है, वही ऐसा करते हैं। आज जो मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने 2021 में जब पूरी दुनिया थम सी गई थी, तब उन्होंने बीजिंग में अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला। हालांकि चुनौतियां बहुत थी, लेकिन हार नहीं मानी। आज उनके 4 इंडियन रेस्टोरेंट हैं। आज जो ये पॉडकास्ट है वो उनकी कमाई के बारे में नहीं है, बल्कि उस स्वाद के बारे में है जो इंडिया चाइना को जोड़ने का काम करते हैं। आइए सुनते हैं उनका सफ़र कि कैसे उन्होंने चीनी लोगों को अपने भारतीय मसालों से दीवाना बनाया और कैसे खाना जो है वो उनकी फूड डिप्लोमेसी का एक तरीका है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आमंत्रित करने के लिए दास्तान इंडियन रेस्टोरेंट के फाउंडर और मास्टर शेफ रबीउल बख्श। रबीउल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अखिल जी, सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस पॉडकास्ट में हमें आमंत्रित किया। जी रबीउल भाई, सबसे पहले तो सवाल ये है कि जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि कोविड चल रहा था 2021 में और कोविड उस समय काफ़ी चरम पर था। आपने इंडियन रेस्टोरेंट खोलने का एक सपना देखा या खोलने का आपने एक इनिशिएटिव लिया, तो ये आइडिया आपको कैसे आया, कब आया कि आपको इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है? और साथ में ये है कि क्योंकि आपके 4 इंडियन रेस्टोरेंट हो चुके हैं, तो क्या वाकई इस लाइन में बहुत पैसा है? देखो, हमने ये स्टार्ट किया जब पूरी दुनिया में एक महामारी चल रही थी, कोरोना, सन 2021 पे। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इस पे काफ़ी प्रॉफिट है, इसके पीछे काफ़ी कड़ी मेहनत रहती है, क्योंकि बीजिंग एक कैपिटल सिटी है, यहाँ पे काफ़ी तरीक़ा के लोग रहते हैं। ऑब्वियसली तो लोकल जो चीनी लोग हैं, फिर विदेशी लोग हैं दूसरे कंट्री से। तो इसमें सब लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्रीज में काफ़ी पैसा है, लेकिन पीछे का स्टोरी किसी को पता नहीं कि ये कैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है
और काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। ऐसे नहीं कि आपके पास अगर पैसा हो आप रेस्टोरेंट खोल दोगे। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनके लिए गलत होगा, वो इस इंडस्ट्रीज़ में ना ही आए, ना ही वो रेस्टोरेंट धंधा ओपन करे। क्योंकि इसके लिए एक तो आपको मेहनत और काफ़ी चीज़ें प्लानिंग से होना चाहिए, जो काफ़ी लोग कर भी नहीं पाते ये चीज़ें। जी जी, ये आप चाइना कब आए, बीजिंग कब आए आप, और ये रेस्टोरेंट खोलने का जो ख्याल है वो कब आया आपको? मैं सन 2015 में चाइना पहली दफ़ा आया, तो बीजिंग पे ही आया। जो रेस्टोरेंट ओपन करना ये मेरा बचपन से एक ड्रीम था, क्योंकि मेरा जो खाना बनाना ये मेरे खून में ही है। क्योंकि मेरे पूरे फैमिली इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मेरे जो पापा वो शेफ़ है, मेरे चाचा, मेरे मौसा, मामा, मतलब मेरे जो भी करीब के रिश्तेदार हैं सभी इसी पेशे से जुड़े हुए हैं। तो बचपन से हमेशा ही एक ड्रीम था कि मैं खुद एक अच्छा शेफ़ बनूं, इंडियन शेफ़, और दूसरे कंट्री में जाके अपना खाना रिप्रेजेंट करूं। तो मैं 2009 में स्टार्ट किया अपना। पहले घर से तो सीखा पापा से काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे आपको बताया तो कि आपके पापा भी शेफ़ है आपके? जी, मेरे पापा भी शेफ़ है। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे मौसा, मेरे मामा, सब लोग शेफ़ हैं। और सब लोग अब्रॉड में ही रहते हैं, सब लोग विदेश में। तो बेसिकली आप इंडिया में कहाँ से हैं आप? इंडिया में मैं कोलकाता से हूँ। ईस्ट मिदनापुर बोल के एक जगह है, वहाँ पे ईस्ट मिदनापुर से एक छोटा सा गांव है, उसको गोपडंगर बोलता है, गोपडंगर उसका नाम है। तो मोस्टली वहाँ के लोग इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो एक तरीका से बोल सकते हैं कि खाना बनाना मेरे खून में है, और खाना बनाना मेरे गांव पे एक मतलब रिवाज ही बन गया कि हमारा पेशा ही ये है, और इस पेशे से हमें काफ़ी कुछ मिला। तो आपका ये बीजिंग आना या चाइना आने का कैसे आना हुआ आपका, और कब ख्याल आया कि आपको बीजिंग में आना है और फिर रेस्टोरेंट खोलना है? बीजिंग आने से पहले मैंने इंडिया पे काफ़ी सिटी पे काम किया, जैसे तमिलनाडु में और बेंगलोर में काफ़ी टाइम बिताया। जो मेरा कुलिनरी जर्नी मोस्टली बेंगलोर पे ही बिताया। तो फिर धीरे धीरे मैं तो अब्रॉड, क्योंकि मेरा पहले जैसे आपको बताया कि बचपन से सपना था कि अब्रॉड में जाके अपने कंट्री के खाना रिप्रेजेंट करूं। तो धीरे धीरे ये सपना मतलब हकीकत में बदलता गया। जब मैंने अपने पापा, अपने चाचा, मौसा, मामा को देखते रहता था कि उन लोग अब्रॉड जाके अपना भारतीय खाना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे एक मेरे गांव के रिश्तेदार ने, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मेरे पास एक 5 सितारे होटल का अपॉर्चुनिटी है, अगर आप आने चाहते हो तो मैं आपको उस कंपनी से कनेक्ट करवा के फिर आपको वीज़ा प्रोसेस जो भी है आगे का वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल लंदन में है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था इधर लाने के लिए। तो आप 2015 में आए थे? जी 2015। ओके। तो फिर किसी 5 स्टार होटल में आप जुड़े एज ए शेफ़, आप वहाँ काम किया आपने? जी एज ए एशियन क्विजिन शेफ़ किया, लेकिन मेरा जो ज़्यादातर खाना मैंने वहाँ पे प्रमोट किया, इंडियन खाना ही किया। अच्छा जी। तो आप इंडियन खाना ही बनाते हैं या कोई और भी किसी और कंट्री कॉन्टिनेंटल मतलब भी? जैसे कि थाई या मलेशियन वगैरह वो भी आता है थोड़ा बहुत, वेस्टर्न का बेसिक आइडिया, बट मोस्टली जो मेरा मेजर है वो है अपना इंडियन खाना पे ही। ओके। जी। तो मैं 2016 पे साउथ चाइना पे एक होटल जो वेंदम ग्रैंड प्लाजा है, तो 5 स्टार होटल है, अनहुई प्रोविंस जो साउथ चाइना के अंदर। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया एज ए एशियन शेफ़। तो लेकिन जैसा बताया आपको काफ़ी सारा इंडियन खाना वहाँ पे प्रमोट किया। तो वहाँ पे तकरीबन 1 साल 8 महीना रहा। जो लोकल लोग हैं, लोकल खाना है, उनसे भी जुड़ा कि कैसे इनका कल्चर खाना होता है, क्योंकि मेरे लिए चाइना तो काफ़ी नया था। मतलब 1 ही साल हुआ तब मैं आया। तो वहाँ पे 1 साल 8 महीना रहने के बाद मैं सोचा कि यहाँ के लोग ऑब्वियसली इंडियन खाना पसंद है, लेकिन उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इंडियन खाना का। तो मुझे किसी एक चाइनीज़ शेफ़ ने मुझे रेकमेंड किया कि बीजिंग पे एक नया प्रॉपर्टी आ रहा, हयात होटल, हयात रीजेंसी, जो काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में, एक 5 स्टार होटल है। तो वहाँ पे उनको एक इंडियन शेफ़ चाहिए। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कैपिटल सिटी है, अब आपका कला हुनर दिखा सकते हो। क्योंकि दूसरे शहर से कैपिटल सिटी पे आओगे तो काफ़ी सारा चीज़ें सीख भी पाओगे, लोगों से जुड़ पाओगे। तो मैंने फिर 2017 में मैंने वापस बीजिंग आया। 2017 में बीजिंग आया, फिर मैंने हयात से जुड़ा, और वहाँ पे मुझे एक नया इंडियन काउंटर, मतलब इंडियन स्टेशन बफे के साथ जुड़ा है कि वहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना परोसना है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ अपना कहानी बीजिंग का। ओके, वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। लेकिन आपने कब सोचा यार रेस्टोरेंट खोलना है, और वो भी तब जब कोविड चल रहा था? हैरानी की बात तो ये है। जी, क्योंकि 2017 से लेके ना कोविड आने तक, तो 3 साल में ना, मतलब ऊपर वाले की वजह से काफ़ी मुझे
जब हयात में मैं आया ना, या लोगों को, इंडियन कम्युनिटी के लोगों को या लोकल चीनी लोग या फॉरेनर जो विदेशी है उनको खाना परोसा ना, जब उनका एक फीडबैक आता था कि यार ये खाने में तो कुछ दम है, क्योंकि ये लग रहा है ऐसा कि जो हमें इंडिया पे मिला वही खाना, सेम खाना यही शेफ परोसा। अच्छा, वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर आप अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं तो चलाया जा सकता है। जी जी, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है ना, जब अगर आप किसी को खाना परोस रहे हो ना, अगर वो खाना पूरी तरीके से प्लेट साफ करके खा रहा है ना, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये उनको पसंद आया खाना, इसलिए पूरा साफ करके खाना खाया। तो धीरे धीरे ये चीज़ मेरे अंदर आने लगा कि मुझे लग रहा कि अब मेरा टाइम है कि मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूं, क्योंकि इवन इंडियन कम्युनिटी के लोग, जो लोकल चीनी लोग, ये नहीं कि उन लोग एक दफ़ा आए चले गए, दूसरी दफ़ा नहीं आए, काफ़ी दफ़ा उन लोग होटल पे आने लगे। और वही इंडियन, मोस्टली वहाँ पे काफ़ी सारा काउंटर होता था, लेकिन हमेशा उनका ये होता है कि इंडियन काउंटर में जाओ, जो इंडियन शेफ़ है उनके साथ इंटरेक्ट करूँ, उनके खाना, उनके कल्चर के बारे में। तो धीरे धीरे अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ने लगा कि अब तो टाइम है, मुझे खुद का कुछ करना है। ओके, तब जाकर आपने दास्तान इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। जी, 2021 में जब पूरी दुनिया में लोग, महामारी के लिए एक चुनौती था लोग, तो मैं बोला देखता हूँ, क्योंकि एक चीज़ है, बोलते हैं ना लोग, रिस्क लोगे तो इश्क है, ऐसा कुछ है एक लाइन। तो मुझे बोला, मुझे तो लगा नो रिस्क नो गेन। तो वही सोचो कि नो रिस्क नो गेम, और बरकरार कि अपने खून में ये खाना बनाना पेशा है। तो मैं बोला कि अभी टाइम है, स्टार्ट करते हैं ये। तो शुरुआत में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा, बट धीरे धीरे चीज़ें जैसे ही थोड़ा ये महामारी ख़त्म होने लगी तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान भी हुआ। ओके, तो अभी आप करंट टाइम में 4 इंडियन रेस्टोरेंट आपके? जी, अभी 4 ही बीजिंग के अंदर ही, बीजिंग में ही है। ओके, चारों कैसा कर रहे हैं? चारों तो फिलहाल बहुत अच्छा है। अच्छा ही चल रहा है, एटलीस्ट इतना भी अच्छा है कि कोविड के बाद काफ़ी तरक्की भी हुआ, क्योंकि हमारे पास पहले एक ही ब्रांच था, हमने एक ही साल में और 3 ब्रांच लिया। जो तीनों डिफरेंट, और तीनों सब डिफरेंट नाम से है, लेकिन मोस्टली वो है बाय दास्तान। ओके, दास्तान जो है वो पहला आपका रेस्टोरेंट? जी हाँ, दास्तान ऐसे बोल सकते हो कि दास्तान मेरे लिए मतलब बिजनेस का जगह नहीं, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर दास्तान आप इसको हिंदी में आप कहा जाए तो एक कहानी, इसका मतलब एक कहानी है। तो मेरा यही था कि मैं इसको ऐसे नाम से जोड़ूं ये रेस्टोरेंट की, मेरे कलिनरी जर्नी वहाँ पे, उस रेस्टोरेंट पे अगर जाओगे तो सिर्फ आपको खाना नहीं, मेरे कलिनरी जर्नी प्लस मेरे अपने देश के सभ्यता, जो लोकल लोग हैं उनको बता सके, खाना कल्चर के बारे में बता सके। तो इसलिए मैंने ये नाम चुना। ठीक, क्योंकि देखिए बीजिंग में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 14-15 तो रेस्टोरेंट हैं ही। जी, काफ़ी होंगे, काफ़ी रेस्टोरेंट है। आपका जो रेस्टोरेंट है, आपके जो चारों रेस्टोरेंट हैं, वो बाकी रेस्टोरेंट से कितना अलग है? देखो, जितने भी बीजिंग में सब अपना जितने भी बेस्ट है वो दे रहे हैं। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट में मेरे लिए खुद मैं एक चैलेंजिंग हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ क्या नया कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दूसरा मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, ऐसा कुछ। मैं खुद से ही मेरा कॉम्पिटिटर है। मैं अगर आज कुछ चीज़ क्रिएट किया तो मैं सोचता हूँ कि अगला क्या कर सकता हूँ। ये नहीं कि मुझे यही सेम चीज़ और भी आगे लेके जाना है कि इसको और भी 6 महीना चलाओ, क्योंकि जो मेन चीज़ है जो चाइनीज़, क्योंकि हमारा 90% लोग जो है कस्टमर हमारे वो चाइनीज़ ग्राहक है। अच्छा, तो इनको हमेशा इनोवेशन चाहिए, कुछ नया चाहिए। जो चाइनीज़ लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आती है? चाइनीज़ चीज़ें मोस्टली जो है, देखोगे चाइनीज़ कस्टमर वही अपना जो पुरानी दिल्ली वाली मुर्ग मखनी, गार्लिक नान, समोसा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पानी पूरी। पानी पूरी हम इंडियन के लिए तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है कि स्ट्रीट फूड है, बट हम जितने भी रेस्टोरेंट ऑनर है या शेफ़ है जो चाइना पे वो रिप्रेजेंट करते हैं पानी पूरी को बहुत डिफरेंट तरीक़ा से, क्योंकि पानी पूरी लेके लोगों को शायद ये एक स्ट्रीट फूड है, उतना हाइजीनिक नहीं होगा, लेकिन वही ज़्यादा बिकता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चाइनीज़ ही खरीदते हैं जो पानी पूरी। ये नहीं कि हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग जब इंडियन रेस्टोरेंट आते हैं वो नहीं लेते, लेकिन ज़्यादातर चाइनीज़ लोग ही खरीदते हैं। और आपको हर एक टेबल पे पानी पूरी, समोसा, बटर चिकन, गार्लिक नान या बटर नान जो है इस तरीके का ऑर्डर आता है। ये वो चीज़ है जो आप समझिए कि कोई चाइनीज कस्टमर आया है वो जरूर ऑर्डर करेगा, चाहे वो किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट हो, जरूर ऑर्डर। अच्छा, चाइनीज लोगों का टेस्ट बर्ड्स कैसा है?
देखो चाइनीज लोग, अगर आप कैपिटल सिटी की बात करो तो यहाँ पे कई तरीका के लोग रहते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बीजिंग के ही लोग हैं। बीजिंग के बाद अगर साउथ चाइना से हो, सही बात है। साउथ चाइना जैसे आपको पता होगा सिचुआन प्रोविंस वगैरह पे काफी स्पाइसी खाना खाते हैं, तो बीजिंग के लोग है ज्यादा फीका खाना पसंद करते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हम अपने रेस्टोरेंट पे कुछ चीजें ऐसा किया कि कस्टमाइज किया है। अच्छा। अगर आप मान लो कि एक विंडालू जैसा गोन डिशेस हुआ, तो अगर कोई हमें आके बोले कि विंडालू हमें नॉन स्पाइसी चाहिए या लेस स्पाइसी चाहिए, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ये बहुत ट्रेडिशनल डिश है, आप अगर स्पाइसी ही खाना पड़ेगा। आप अगर कम तीखा खाते हो कोई नहीं, हम आपको कोरमा बना के देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर कैपिटल सिटी के बोलोगे तो लोग थोड़ा सा फीका कम मसाले वाला खाना पसंद करते हैं। ओके, कुछ ऐसे मिथ्स बताएंगे कि आपको लगे हो कि चाइनीज लोगों के बीच में इंडियन फूड को लेकर कोई मिथ है और आपने उन मिथ को तोड़ने की कोई कोशिश की हो? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बाहर आके गेस्ट से जुड़ता हूँ कि उनसे बातें करता हूँ कि खाना कैसे लगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे है। तो हमेशा चाइनीज़ जो लोकल चीनी का मानना है कि उनको लगता है इंडियन खाना मतलब सिर्फ करी से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ, क्योंकि जब वो बटर चिकन भी ऑर्डर करते हैं तो चाइनीज़ में बोलते हैं कि हुआंग काली ची, तो ओवरऑल उनके बातों में वही आता है कि करी वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो जब हम उनको समझाते हैं कि करी, हर चीज़ करी नहीं होता है। इंडियन कुजीन में हमारे पास बिरयानी है, पुलाव है, और उसके बाद में काफ़ी तंदूरी डिशेस है, तंदूरी वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। खुद हमारे पास काफ़ी मिठाई वगैरह, तो फिर उनको समझ में आता है। तो ओवरऑल ये होता है कि आपको आके उनको बताना पड़ता है, नहीं तो वो काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी पहले से उनके दिमाग में चलता है कि इंडियन रेस्टोरेंट बोले तो हम करी खाने जाएंगे। और तो मैं मेरी तरफ से जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ उनको बताएं कि सिर्फ इंडियन कुजीन करी पे जुड़ा नहीं है, बहुत बड़ा कुजीन है। क्योंकि आप अगर डिफरेंट सिटी में इंडिया पे ट्रैवल करोगे तो आपको डिफरेंट खाना मिलेगा। आपके रेस्टोरेंट में किस तरह का खाना ज़्यादा मिलता है? मैं आपको एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि नॉर्मली अब्रॉड में क्या होता है, लोग नॉर्थ इंडियन कुजीन सर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के पैलेट के हिसाब से लोग वही सोचते हैं। लेकिन मैंने यही बोला कि जब आपका खुद का धंधा रहेगा ना तो आप काफ़ी चीज़ें खेल सकते हो। तो मेरा पहले से यही प्लान था कि मैं जब खुद का कोई रेस्टोरेंट ओपन करूँ तो मैं वहाँ पे इंडिया के हर एक स्टेट से, चाहे सिर्फ ये नहीं कि नॉर्थ से, मैं साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सभी तरीक़े से मैं खाना सर्व करूँगा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, तो ईस्ट इंडिया में हमारा एक टिपिकल मटन डिशेस है जिसको बोलता है कौसा मांगसो। तो हमने जब स्टार्ट किया खुद हमको भी इतना यकीन नहीं था कि ये काफ़ी पॉपुलर होगा, जो चीनियों के मुंह पे भी डिशेस के नाम आएगा कौसा मांगसो। जब अभी भी वो आते हैं रेस्टोरेंट पे, वो टिपिकल वही वर्ड बोलते हैं कि हमें कौसा मांगसो चाहिए। तो इस तरीक़े का चीज़ें बंगाल में क्या होता है, घर पे ही बनता है, जब कोई ओकेजन हो, पूजा वगैरह हो, फेस्टिवल हो तो तभी बनता है। लेकिन हमने क्या किया, रेस्टोरेंट के रेगुलर मेनू में ऐड किया, तो ये सभी चीज़ें भी काफ़ी पसंद करते हैं चीनी लोग। जी जी। तो आपने बताया कि 90% जो कस्टमर्स हैं वो चाइनीज़ होते हैं। हाँ जी, हमारे बाकी इंडियंस होते हैं, बाकी नॉन इंडियन नॉन चाइनीज़ भी आते हैं। जी जी जी, जैसे कि सिर्फ अपने इंडियन कम्युनिटी के नहीं, काफ़ी फॉरेनर वगैरह दूसरे कंट्री से, क्योंकि फॉरेनर लोगों को भी इंडियन खाना बहुत पसंद है। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 90% जो चाइनीज़ गेस्ट है हमारे पास, वो तो यूथ भी है, सीनियर सिटीजन भी है, उन लोग भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही है कि करी खाना है, करी ट्राई करना है, कुछ अलग करना है। जी 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 जी। किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन फेस्टिवल कुछ करते हैं आप? हम तो सब सेलिब्रेशन, जैसे कि मानो कि इंडियन सेलिब्रेशन पे दिवाली, होली वगैरह सब कुछ करते हैं। इवन हम जैसे कि हैलोवीन वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खाना हमारा इंडियन तरीका का होता है, लेकिन हम फ्यूजन करते हैं। लेकिन जो डेकोर वगैरह होता है, जो भी चीज़ें होता है हैलोवीन रिलेटेड, वो हम जो भी हैलोवीन जहाँ पे सेलिब्रेट होता है उनके हिसाब से रखते हैं। लेकिन ओवरऑल आपके प्लेट पे खाना इंडियन स्टाइल आएगा, वही इंडियन मसाला, वही इंडियन टेस्ट वर्ड आएगा। जी जी। आपके जो शेफ़ है वो मेनली क्या इंडिया से ही होते हैं या लोकल भी होते हैं? हमारे जो पूरे शेफ़ है पूरे इंडिया से, सब इंडियन शेफ़ ही है। ओके ओके। और लगभग कितने स्टाफ होंगे आपके? ऑलमोस्ट हमारे पास 40 स्टाफ है, जो सर्विस और किचन स्टाफ मिलाकर 40 इंडियन है। और तो जब मैंने चाइनीज़ भी होते हैं क्या? हाँ, चाइनीज़ भी है। अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब दास्तान मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास सिर्फ 2 ही शेफ़ थे, मतलब एक चाइनीज़ थे और एक इंडियन थे। तो सर्विस में 2 चाइनीज़ शेफ़ थे। तो अभी 4 साल में कम से कम हमारे पास 40 स्टाफ है, वो भी इंडियन और फिर चाइनीज़ भी है। ओके।
आपके हिसाब से सक्सेस क्या होती है? देखिए, क्योंकि देखिए ये तो सब पता है कि पिछले 4 सालों में 4 इंडियन रेस्टोरेंट आपने खोल लिए, आपके 2 शेफ से अब करीब 40 स्टाफ मेंबर्स हो गए। तो सक्सेस क्या है? ज़्यादा पैसा है वो आपके लिए सक्सेस है, या फेम ज़्यादा हो वो सक्सेस है, या कुछ और? मेरा मानना है कि जैसे मेरे पापा हमेशा मुझे बताते थे, और मेरी जो शेफ़ है, मैं हमेशा मतलब इसी इंडस्ट्रीज़ में अगर कुछ मैंने सीखा तो मेरे पापा से पहले, फिर उसके बाद एक शेफ़ है मेरे जो बेंगलुरु में है, जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाया, अमानुल्लाह खान बोल के। तो इन दोनों का कहना है कि कड़ी मेहनत करो और जो भी करो दिल से करो, और कभी शॉर्टकट रास्ता ना लो। भले ही आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मेहनत करो उस चीज़ों को, लोगों के प्लेट तक पहुंचने से पहले चीज़ें अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं कि 20 मिनट की चीज़ें आप 5 मिनट में खाना बना के ख़त्म कर रहे हो। तो हमेशा वही चीज़ उन दोनों ने मुझे सिखाया कि पापा और जो शेफ़ अमानुल्लाह खान है, कि मेहनत करो, दिल से करो, और उसको कभी भी शॉर्टकट में मत लो। फेम पैसा तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आता ही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ों के साथ साथ अगर आपको लंबा चलना है तो कुछ इनोवेटिव करता भी रहना पड़ेगा आपको। कि अब आपको लग रहा है कि चलो नाम हो गया, पैसा आ गया, बस हो गया, ये हमारे लिए बस है। मुझे नहीं लगता जैसा बीजिंग जैसे शहर पे ये काफ़ी हो, क्योंकि बीजिंग जैसे शहर पे आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहना पड़ेगा। आप जहाँ पे बंद कर दोगे कि आज मतलब मैं अभी एक सक्सेस का लेवल तक आ गया, अब मुझे कुछ करना नहीं है, जो जैसे ही चल रहा वैसे ही चलने दो, तो मुझे लगता है कि ये शहर आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि ये शहर पे हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ चैलेंज मिलेगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं खुद को मुझे चैलेंज पे रखता हूँ। मैं खुद को मुझे मेरा कॉम्पिटिटर मानता हूँ। आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आप खुद ही है। अच्छा, आपने बताया कि आपका जो रेस्टोरेंट है उसमें आप इनोवेटिव चीज़ें बहुत लाते हैं, फ्यूजन लेकर आते हैं आप, तो उसके अलावा भी और कुछ करते हैं आप? और कुछ जैसे कि कभी कदार क्या होता है, हमने कोई ऐसा क्रिकेट वगैरह सेलिब्रेशन हुआ, जैसा IPL वगैरह होता है या वर्ल्ड कप चलता है, उसके थीम के ऊपर हम चीज़ें मतलब एक हफ्ता या 1 महीने का अगर IPL चलता है जितने दिन का लंबा, तो पूरा रेस्टोरेंट हम IPL के हिसाब से डेकोर करते हैं और वो चीज़ें सब इंडिया से मंगाते हैं। जैसे कि टीम के जर्सी वगैरह हो या जो भी चीज़ें, ट्रॉफी या फ्लैग वगैरह जो भी है, वो पूरा इंडिया से मंगाते हैं। और खाना ऐसे करते हैं कि वही सिटी के ऊपर, जो वही सिटी का फेमस खाना हो, उसके थीम के ऊपर काम करके खाना सर्व करते हैं। कोविड टाइम में आपने अपना रेस्टोरेंट खोला, तो मैं आपको 2021 में लेकर जाना चाहता हूँ। तो आप ये बताएं कि किस तरीके का आप हार्ड टाइम कैसा फेस कर रहे थे आप, या क्या मुश्किलें आपको आ रही थी, या किन दिक्कतों का आप सामना कर रहे थे तब? कोविड टाइम पे सीरियसली बहुत चैलेंजिंग था, और काफ़ी जब मैंने ओपन किया काफ़ी लोग मुझे ये भी बताया, जब क्योंकि मैं तो आपको बताया जैसे कि मैं एक 5 स्टार होटल पे जॉब करता था, तो उन्होंने भी काफ़ी समझाया, देखो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है, आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी बड़ा था। और इस हिसाब से भी बोल सकते हो कि अभी सबसे बड़ा इंडियन रेस्टोरेंट बीजिंग पे हुई है, मतलब सीट कैपेसिटी के हिसाब से ऑलमोस्ट लाइक 100 से ऊपर लोगों का। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप मतलब इसी टाइम पे कि पिक करना ये धंधा बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन सच में वो जो भी मुझे सजेशन दिए वो सही बता रहे थे, क्योंकि जो माहौल था उस टाइम का बहुत ही डिफ़िकल्ट था, स्पेशली अब कैपिटल सिटी पे। क्योंकि ऐसा था कि आपको शुरुआत में जब हमने ओपन किया डाइन इन ओके था, कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे कि फिर थोड़ा सा मतलब महामारी का चीज़ें बढ़ने लगा, तो उन्होंने क्या किया, डाइन इन बंद कर दिया। डाइन इन इसलिए बंद कर दिया कि लोगों का गैदरिंग कम हो, तो लोग क्लोज कांटेक्ट ना हो इस महामारी से। तो काफ़ी जब उन्होंने तो आपको बंद किया उस समय नुकसान झेलना पड़ रहा था? हाँ, जैसे डाइन इन बंद हुआ तो हमारे लिए काफ़ी नुकसान था। क्योंकि डिलीवरी भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था। कुछ डिलीवरी बंदा क्या होता था, एक उनका पर्टिकुलरली जाएगा फिक्स, मतलब जगह फिक्स किए कि हमें वो इतने किलोमीटर के अंदर जाना है, तो उससे काफ़ी नुकसान पहुंचता था। तो डाइनिंग जब से बंद हुआ काफ़ी नुकसान हुआ, बट फिर धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होने लगा। जैसे ही माहौल चेंज हुआ तो फिर इन्होंने धीरे धीरे डाइनिंग वगैरह स्टार्ट किया दोबारा। ओके, ये बताइए बीजिंग जैसे बड़े शहर में बिजनेस माहौल कैसा है? बीजिंग देखो ये तो कैपिटल, और खासकर जो रेस्टोरेंट लाइन है या जो हॉस्पिटैलिटी लाइन है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप बीजिंग में? बीजिंग तो देखो खैर कैपिटल सिटी है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं, कई तरीका का रेस्टोरेंट है। अब जर्मन बोलो, थाई बोलो, मलेशियन बोलो, काफ़ी तरीका का। और लोग हर एक रेस्टोरेंट पे, इस तरीके के रेस्टोरेंट पे
सब अपने अपने अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब सबका अच्छा धंधा चल रहा, सब अपना अपना, अगर मलेशियन हो तो वो अपना खाना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कोरियन, जो भी है, काफ़ी तरीका का वैरायटीज़ मिलेगा। और यही तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि जितने वैरायटी रहेगा हम जैसे बिजनेसमैन के लिए वो अच्छा है। लोग ये नहीं कि आज एक ही चीज़ ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना लोगों को कि हमको एक दिन का खाना पसंद नहीं, हम कल जाके वो खाना ट्राई कर, दूसरे कोई फलाना खाना ट्राई करेंगे। तो बीजिंग पे काफ़ी स्कोप है धंधा का, चाहे फूड इंडस्ट्रीज बोलो या दूसरा कोई भी। ओके, जो लोकल अथॉरिटी है उसका आपको कितना सपोर्ट मिलता है? ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, जो लोकल अथॉरिटी है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के लोग जो बिजनेस रिलेटेड से है। आप अगर एक नया प्रोजेक्ट ओपन करने, जो हमारे साथ हुआ है काफ़ी, क्योंकि हमने 4 साल में 4 ओपन किया। ठीक बात है। तो देखो, उनका सबसे पहला वो होता है कि आपका पेपर वर्क अगर सही हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर फिजिकली जब वो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ गलत भी हो जाए कि आपका ये चीज़ें यहाँ पे रहना चाहिए था, आप यहाँ पे रखे हो, तो आपको वो सलाह दे के जाते हैं, बोलते कि चीज़ें चेंज करो, 1 हफ्ते का टाइम दे के जाते हैं, फिर आपको मिल जाता है चीज़ें। ऐसा नहीं कि आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया और लंबा चला, 1 महीना 2 महीना चला, आपको लाइसेंस नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। मतलब जो इनका टाइमलाइन होता है आपको मिल जाता है वही टाइमलाइन में, जो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर उसमें से कुछ गलत हुआ, उनको लगा कि हाँ आपका ये, जैसे कि एक बेसिक पानी का सिंक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो ये वाला सिंक यहाँ पे रखना चाहिए, तो आपको टाइम देते हैं कि आप 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें को सही कर लो। तो फिर 1 हफ्ते के बाद उनको वो फिर खुद से आके इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, तो फिर आपको एक टाइम देते हैं कि इस टाइम पे आपको जो भी आपका लाइसेंस वगैरह है मिल जाएगा, तो टाइम पे ही मिल जाता है। मतलब बहुत सपोर्टिव है, ये प्राउडली बोल सकता हूँ। और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी है। हाँ, आप ऑब्वियसली अगर आपका पेपर वर्क सही नहीं रहेगा तो नहीं मानेंगे। अगर आपका पेपर वर्क सब सही है, लोग बोलते हैं अक्सर कि फॉरेनर को यहाँ पे धंधा करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो नहीं लग रहा, मेरे चारों रेस्टोरेंट मेरे नाम से ही, मतलब जो भी पेपर वर्क वगैरह है सब वो मेरे नाम से ही किया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका अगर पेपर वर्क ढंग का रहेगा तो कोई दिक्कत अच्छा, रूटीन चेकअप होता है क्या? हाँ, रूटीन चेकअप इंस्पेक्शन होता है, जो बीजिंग के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उन लोग करते रहते हैं। ओके। कहीं कहीं पे महीने, मतलब बट डिफरेंट का होता है। फूड के होते हैं जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरो वीज़ा वगैरह का होता है। ये नहीं कि एक ही अथॉरिटी वाले आते हैं आपका पूरा चेक करेंगे, ऐसा नहीं। तो ये सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया है। ओके। जो दूसरे जगह पे होता है कि एक ही सिस्टम के लोग आए, आपका वीज़ा भी चेक कर रहे हैं, आपका फूड वाले एरिया भी जाके चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि इनका हर एक डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो अगर उसमें कुछ गलत भी हो, अगर आए आपको सजेशन देते हैं कि आप ये चीज़ें चेंज कर लो, हमारा जब हम नेक्स्ट इंस्पेक्शन में आएंगे तो फिर से दोबारा चेक करेंगे जी। मतलब वो है कि तंग नहीं किया, नहीं तंग नहीं करते। और सबसे अच्छी चीज़ है जब आपके रेस्टोरेंट पे काफ़ी भीड़ होता है, गेस्ट है, तो तब वो आना नहीं चाहते। वो उनका कहना ये होता है कि अगर हम उसी वक्त गए तो आपके कस्टमर को थोड़ा सा बुरा लगेगा, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट। अगर ऐसा हो कि बहुत जरूरी हो, अगर आ भी गए तो बाद में वो बोलता है कि सॉरी हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया आपको। अच्छा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सपोर्टिव है लोग। अच्छा, आपके 4 रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो चारों रेस्टोरेंट में आप क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं? चारों रेस्टोरेंट में जो खाना परोसा जाता है उनकी क्वालिटी सेम होती है सबकी? देखो, चारों रेस्टोरेंट पे खाना ऑब्वियसली शेफ अलग है, लेकिन खाना का टेस्ट आपको सेम मिलेगा। जैसे एग्जांपल पुरानी दिल्ली वाली मुर्ग मखनी बोला, या समोसा के अंदर का स्टफिंग वगैरह बोला, इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हम हर एक आउटलेट पे मैं खुद जाकर इन पर्सन खुद जाके उनको ट्रेन करना, उनके साथ बैठ के मीटिंग करना, हम हफ्ते का मीटिंग करते हैं, ट्रेन करते हैं। फूड टेस्ट पैनल होता है कि शेफ़ और सर्विस के बंदे पूरे सब साथ में बैठेंगे और उनको एक फॉर्म दिया जाता है कि अब अपने हिसाब से बताओ कि कैसा टेस्ट है, क्या होना चाहिए। तो ये हर हफ्ता जुड़ा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो मतलब जो भी अपने इंडियन रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं या कोई भी फूड इंडस्ट्री से, मैं उनको ये सजेशन करना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस में, मेरे तजुर्बा में मैं बता रहा हूँ कि ये मीटिंग ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेनिंग वगैरह अगर आप ये नहीं कराओगे तो आपके स्टाफ को लगेगा कि सब सही चल रहा है। आपको पता नहीं चलेगा, उनको चलेगा कि हाँ हमने खाना सर्व कर दिया, हमारा काम खत्म। उनको पूरी चीज़ें पता चलना चाहिए कि गेस्ट का फीडबैक क्या है, किस तरीका है, तब और भी चीज़ें आप आगे बढ़ा सकते हो ना। तो हम हर एक आउटलेट पे पर्टिकुलरली एक डे फिक्स है कि वहाँ पे जाके मीटिंग करना, ट्रेन करना, हर हफ्ता ये होता रहता है। और चाहे आपका धंधा उस दिन काफ़ी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन ये हमारा जुड़ा हुआ रहता है जो ट्रेनिंग और मीटिंग वगैरह।
तो एक रियलिटी चेक होता है। जी 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 तो आपके अपने स्टाफ मेंबर्स को आप ट्रेनिंग भी देते हैं जी, अलग से कुछ? obviously, हाँ ट्रेनिंग होता है। Okay. एक हमारा ट्रेनिंग कैलेंडर बना हुआ रहता है Okay. कि हम ए वीक ए ट्रेनिंग देंगे। जैसे सर्विस में अगर कुछ सर्विस रिलेटेड हो, मैनेजर हो वो ट्रेनिंग दिया, फूड वाले इंडस्ट्री से हो तो मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, जो हेड शेफ मैंने रखा वो ट्रेनिंग देते हैं, जो डिफरेंट आउटलेट पे हमारा। ओके ओके। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना, वो अलग अलग रेस्टोरेंट किसी और के रेस्टोरेंट में जाते हैं आइडियाज़ लेने के लिए, देखने के लिए उनके यहाँ किस तरह का मेन्यू है, किस तरह का डेकोर है। तो आप भी ऐसे जाते हैं? मैं तो इस चीज़ों को मानता हूँ कि मार्केट सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, सही चल रहा, तो ये गलत है। क्योंकि तो आप भी किसी की रेस्टोरेंट में जाते हैं? जी जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने काफ़ी सालों के बाद इंडिया गया। अच्छा। तो इंडिया जाने के बाद मैंने काफ़ी सिटी घूमा, हाँ, न्यू दिल्ली गया, मुंबई गया, बेंगलुरु गया। तो कुछ मतलब कि जैसा न्यू दिल्ली में जो जामा मस्जिद वाला, पुरानी दिल्ली वाली जो गली होती है, वहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह मैंने ट्राई किया। जैसे कि पुरानी दिल्ली वाली मुर्ग मखनी बटर चिकन जो जहाँ से इन्वेंटेड हुआ, जो मोती महल, मैंने वहाँ जाके रिसर्च किया कि एक्चुअली यहाँ पे तो बटर चिकन पैदा हुआ, लेकिन क्या है इनके बटर चिकन में, फ़र्क देखना है मुझे। बेंगलुरु में गया, रामेश्वरन कैफ़े बोल के, तो वो ऐसे कैफ़े है, वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन सर्व हो रहा। और मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था कि उन्होंने वेजिटेरियन के ऊपर इतने काम किया, ब्रेकफास्ट चीज़ों के ऊपर। बाकी में मतलब उनको दिल से सलाम बोलना चाहिए कि सीखने वाली चीज़ थी काफ़ी। मुंबई गया, जैसे कि वड़ा पाव जहाँ से अशोक वड़ा पाव एक फेमस स्टॉल है, अशोक वड़ा पाव। इवन मैंने स्ट्रीट फूड लेवल से लेके आपका 5 स्टार होटल तक, जो अपना ताज है, कुलाबा वाला ताज, जो पहला ताज का प्रॉपर्टी होगा, वहाँ जाके भी मैंने रिसर्च किया। और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। आप अगर सोच रहे हो कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और किसी को देखना नहीं है, मार्केट सर्वे करना नहीं है, तो गलत है। कहीं से ना कहीं सब कुछ सीख पाओगे। सीखने का तो कोई वो टाइम नहीं होता, एज भी नहीं होता, तो सीख पाओ, कुछ ना कुछ नया कर पाओगे आप। ये तो हो गया इंडिया जाकर आपने चीज़ें देखा। बीजिंग में भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो? हाँ, बीजिंग पे भी अक्सर मैं इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह पे जाके आता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे इंडियन मित्र है, जो भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सब अपने ही हैं लोग। तो सबके कुछ ना कुछ सीखने को तो आता है। वो लोग भी आपके यहाँ आते हैं? वो लोग भी आते हैं। हम लोग अच्छा। एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। ऐसा किसी के पास टाइम, क्योंकि बीजिंग काफी बड़ा है, यहाँ पे लोग काफी लोग हैं। जैसे कि मैं बताया मेरा एक ये मजाक की बात है कि जब कोई आप ही के ही लाइन के इंसान जब आपके पास आते हैं, तब ये कहीं ना कहीं दिमाग में तो आता होगा कि यार ये जरूर देखने आए हैं कि किस तरह का डेकोर है, किस तरह का मेन्यू है, ऐसा कुछ नहीं? कुछ जो काफी तरह से जुड़े हुए हैं, तो हमें बोलते हैं कि हम इसलिए आए हैं ना कि अब कुछ अलग कर रहे हो, दूसरों से कुछ अलग कर रहे हो। तो ये खुद बोल के जाते हैं। क्या अलग करते हो आप? मतलब कि जैसे हम हर महीना कुछ ना कुछ प्रमोशन करते रहते हैं। ये नहीं कि हम एक ही आला कार्ट मेनू जो होता है, जो टेबल पे एक बुकलेट वाला मेनू रखा जाता है, वो यूजुअली क्या होता है, लोग 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू चलाते हैं। ठीक है। तो एक्सेप्ट वो हम कुछ डिफरेंट प्रमोशन करते हैं। जैसा कि मान लो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, पिछले साल से हम साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करते हैं महीने में एक बार, सैटरडे, क्योंकि इसलिए कहते हैं सैटरडे संडे सबको छुट्टी मिलता है। तो वो सुबह 8-9 बजे से स्टार्ट होता है 1-2 बजे तक, और तो काफ़ी लंबा रहता है और काफ़ी वैरायटीज़ का खाना रहता है। सिर्फ साउथ इंडियन के साथ साथ कुछ नॉर्थ इंडियन डिशेस वगैरह, भटूरे वगैरह, छोले वगैरह हो गया। और काफ़ी प्रमोशन, जैसा अभी हमने आने वाला जो दिसंबर पे गोन वाला प्रमोशन करना है, केरला प्रमोशन होगा, साउथ इंडियन का तमिलनाडु वाला प्रमोशन का। तो यानी कि आप लगभग पूरे भारत के ही जो स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट, उनका जो खाना पीना है उनको आप हाईलाइट करते हो, प्रमोट करते हो। तो जब मैंने इंडिया किया था, यही मेरा दिमाग पे एक ही चीज़ था कि मुझे एक कॉन्सेप्ट है कि भारत ऑन द प्लेट, वो मुझे जाके इंडिया पे रिसर्च करना है, दूसरे सिटी पे, और वही चीज़ मैं बीजिंग पे लेके आऊँगा। जो लोकल लोग, अपने कम्युनिटी के लोग या जो विदेशी है, उनको दिखाना है। क्योंकि वही बोला कि अगर अब्रॉड में कहीं पे भी जाओगे, आपको खाने के मेनू में वही मिलेगा, बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला, जो भी है आपका नॉर्मल खाना वही मिलता है। जब इनको कुछ अलग खाना परोसते हो ना, तो लगता है उनको कि ये भी इंडिया में ऐसा होता है। अच्छा। जैसे कि एग्जांपल डोसा, काफ़ी कम होता है कि अब्रॉड में लोग सर्व करते हैं। जो है आज के तारीख में अगर डोसा देखोगे तो काफ़ी, हमारे वहाँ पे तो काफ़ी, और चीनी लोग ही खाते हैं। अपने जो इंडियन कम्युनिटी के लोग कम, क्योंकि उन लोग, उनके फैमिली है वो घर पे बना। नॉन इंडियन कस्टमर, चाहे वो चाइनीज़ हो या नॉन चाइनीज़, वो आकर ऐसा भी होता है कई बार कि वो पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टोरी है,
ये कहाँ इन्वेंट हुआ था, ऐसा भी कुछ सवाल हाँ करते जी, हैं? ये अक्सर होता है कि जो चीनी लोग होते हैं, जो थोड़ा बुजुर्ग होता है, जो सीनियर सिटीजन, वो बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं कि ये कहाँ से है, कैसे पैदा हुआ, और उनको कहानी सुनना है। अच्छा। कहानी सुनना है। फिर वो करते क्या है, कहानी सुनते हैं, खाना खाते हैं, वो उसके बाद जाके सोशल मीडिया पे वो आपका तस्वीर वगैरह लेने के बाद, रेस्टोरेंट की तस्वीर लेने के बाद पूरे कहानी वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं। अच्छा। कि हम इस रेस्टोरेंट पे गए थे, हमें सिर्फ खाना नहीं, एक एक्सपीरियंस मिला, उनके कल्चर के बारे में भी पता चला। और मेरा मानना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर किसी को सिर्फ आप रेस्टोरेंट पे गए, खाना खिलाए, अब उससे कनेक्ट नहीं हुए, जुड़े नहीं, तो उनको ऐसा लगेगा कि सिर्फ खाना खाए चले गए, यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं। तो दूसरे दिन वो नेक्स्ट कोई दूसरा रेस्टोरेंट पे चले जाएंगे। जो हमारे सर्विस स्टाफ है, हम हमेशा उनको ट्रेनिंग करते हैं कि जितने से जितने हो लोग कि लोगों से जुड़ो और उनको कहानी बताओ, खास करके जो लोकल लोग हैं उनको सुनना है वो कहानी। और यही आपके रेस्टोरेंट का थीम है, जी दास्तान। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है जो हम दूसरे कोई रेस्टोरेंट से अलग करते हैं कि कहानी जब तक आप नहीं सुनाओगे लोकल लोग, उनको लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। जब उनको कहानी सुनाते हो तो वो थोड़ा कहानी मतलब उस फूड का पर्टिकुलर स्टोरी डिश के बारे वगैरह में। या अपने कल्चर के बारे में, इंडिया अच्छा, पे अच्छा, ऐसा अच्छा। होता है, तो तब थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं ना ज़्यादा। तो मेनली आपने बताया कि अलग अलग स्टेट्स के जो खान पीन है उसको आप हाईलाइट करते हैं या उसका एक फेस्टिवल करते हैं। जी जी। तो कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा खाना बड़ा पसंद आता है लोगों को? देखो, विदेश में तो पहले से ही लोगों के दिमाग में नॉर्थ इंडियन खाना बहुत पसंद अच्छा, आता है लोगों ओके। को। लेकिन अभी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिसेंटली ना लोगों को अभी साउथ के बारे में बहुत ज़्यादा ओके। मतलब साउथ का खाना को लेकर बड़ा एक्साइटेड है। सिर्फ चीनी लोग नहीं, इवन विदेशी लोग आजकल तो लोग बोलते हैं केरला के काफ़ी सारे डिशेस के नाम सही प्रोनाउंसिएशन से बोलते हैं, आपको वो बड़ा सरप्राइज लगता है। अब जैसा कि मीन मोइली वगैरह, वो आपको पूरा क्लियर टोन से बोलेंगे कि आपके पास केरला कुजीन का मीन मोइली वगैरह, क्योंकि उन्होंने जाके आए इंडिया पे इस तरीके की सिटी में। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि आपके यहाँ आए, खाना खाया, आपसे स्टोरी सुनी और उसके बाद उनमें इंटरेस्ट पैदा हुआ और वो इंडिया भी गए? हाँ, कुछ गेस्ट ऐसा हुआ, और हम सजेस्ट भी करते हैं कि आप इंडिया जाओ, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर या साउथ में कहीं पे भी जाओ घूमे। तो कुछ लोग जाके हमें तस्वीर भी भेजते हैं कि देखो हम तो आ गए आपके शहर में, हम आ गए आपके देश में। अच्छा। जी। तो आप मानते हैं कि जो खाना या जो खाना आप परोसते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, उनके दिलों को जोड़ने का काम करते हैं? देखो, मेरे पापा हमें, और एक सवाल एक साथ और जोड़ दूं कि जो खाना होता है क्या वो भी एक जरिया बनता है दोनों देशों के कल्चरल रिलेशन को बढ़ाने में? जी, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि खाना ऐसा एक चीज़ है ना, दोनों देशों के बीच एक ब्रिज जैसे खड़े रहता है और लोगों को इकट्ठा करता है। और खाना पे इतनी ताकत है कि मतलब अब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो कोई दूसरे कंट्री से है, मैं इंडिया से हूँ तो मैं नहीं खा सकता हूँ। खाना ऐसा चीज़ है, सबको जोड़ सकता है, सबको इकट्ठा बैठाता है। जैसे कि देखो आप चाइनीज़ डाइनिंग पे होता है क्या, यूजुअली राउंड डाइनिंग टेबल होता है और लोग इकट्ठा बैठते हैं। जहाँ पे इवन वो इंडियन रेस्टोरेंट पे भी जब भी आते हैं ना, उनका थीम वही होता है कि हम इकट्ठा बैठे जो खाने के अंदर इतना ताकत है, लोगों को जोड़ सकता है, इवन दोनों देशों को भी जोड़ सकता है। जी, बोल सकते हैं कि खाना जो है वो एक फूड डिप्लोमेसी का एक तरीका है। जी। ओके। और एक ब्रिज की तरह वो काम कर मैंने सुना है कि जब 2023 में मिलेट्स ईयर मनाया गया, जो मोटा अनाज मिलेट्स वाला, तो आपने भी उस थीम पर एक हफ्ते का एक मिलेट्स फेस्टिवल भी आपने सेलिब्रेट किया था? हाँ, सन 2023 पे हमने, क्योंकि उस टाइम एक कॉन्सेप्ट था कि इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर, तो सिर्फ हमने काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे प्रमोट किया कि मिलेट ऑफ द ईयर। और मेरे रेस्टोरेंट पे जो खासियत था, मैंने, क्योंकि आमतौर में इंडिया में क्या होता है, मिलेट सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ों से जुड़ा, तो मैंने इस चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया। मैंने नॉनवेज के ऊपर, इवन जैसे कबाब वगैरह के ऊपर भी मिलेट डाला। हमने मिलेट की बिरयानी बनाया, मिलेट की चिकन बिरयानी बनाया, और जो हमारा पूरा बुफे था कम्प्लीटली मिलेट था। आपको ये नहीं कि वहाँ पे आपको बटर चिकन मिल रहा, ये नहीं कि दूसरी चीज़ें मिल रहा, जो मेनू था आपको चटनी से लेके सैलड तक, इवन मिठाई तक वो मिलेट का ही था, इस तरीके के। जी।
और फिर आयुर्वेद से भी संबंधित आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, आयुर्वेद डे भी आप मनाते हैं? आयुर्वेद डे हम काफ़ी पिछले 3 साल से आयुर्वेद डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आयुर्वेद डे सच में हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है कि आयुर्वेदा खाना पे कैसे यूज़ करे। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसा कि जैसा कपूर होता है, आपको पता होगा, कर्पूरम जो एडिबल होता है, अगर उसका क्वांटिटी ज़्यादा गिर गया खाने पे तो आपका खाने पे कड़वापन आ जाएगा। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग हो। लेकिन हमने पिछले 3 साल से कंटिन्यू ये आयुर्वेदा जो भी आयुर्वेदा डे होता है हम सेलिब्रेट करते हैं वो। लेकिन वो मोस्टली क्या होता है, वो वेजिटेरियन खाने के ऊपर ही करते हैं हम। ओके ओके ओके। आपको काफ़ी अर्सा हो गया बीजिंग में, तो आपने यहाँ का डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या यहाँ के डिजिटल, अब जो डिजिटल पेमेंट होती है उसको कैसे देखते हैं आप? बीजिंग में तो मेरा तकरीबन चाइना में 10 साल हो गया, बीजिंग में ऑलमोस्ट 8.5 साल हो गया। अगर डिजिटल पेमेंट का तरीका देखोगे तो ये काफ़ी मतलब फास्ट है, दूसरी जगह से काफ़ी आगे है। आज के तारीख में मैं सच एक चीज़ आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग जी, पिछले 10 साल से मैंने वॉलेट यूज़ नहीं किया। अच्छा। मेरे पॉकेट में वॉलेट नहीं है, ना कैश रहता है ना वॉलेट रहता है, पूरा चीज़ें आपको फ़ोन पे ही होता है। जो उनका वीचार्ट हो, अली पे हो, उससे ही होता है। इवन जो मेरे रेस्टोरेंट पे सिस्टम वगैरह वो सभी उससे ही कनेक्ट है। तो आपको सवाल ही नहीं उठता कि आप पैसे से रोज मतलब कैश से काम हो, और ये बोल सकते हो पूरा कैशलेस है। हाँ, कभी कदार होता है कि कोई फॉरेनर आ गए कि विजिट के लिए बीजिंग हो, तो मतलब चाइना में विजिट के लिए आ रहे हैं, तो अगर वो भी कैश पे कर रहे हैं ना, तो पेमेंट हमारा ओवरऑल आपको बता देगा कि आपको ये नहीं कि धंधा होने के बाद उसके बाद आप कैलकुलेटर लेके बैठो, कैश काउंट करो, ऐसा सिस्टम भी नहीं है। अगर कोई कैश से पेमेंट कर रहा है, बहुत ही कम होता है, मान लो कि 100 में से 1 लोग एक दिन पे कैश पे पेमेंट करते हैं, तो वो भी आपको सिस्टम में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर आपको अलग से काउंट करना पड़ेगा कि हमारे पास कैश कितना है। चाइना में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ कैसा है वो, और इंडिया से कितना अलग आप देखते हैं? देखो, हर एक कंट्री का अपना उनका कल्चर अलग होता है। तो चाइना पे भी ऑलमोस्ट सेम है, इनकी भी डाइनिंग, इनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अलग होता है दूसरे कंट्री, क्योंकि सबके एक अलग अलग अपना जो भी है हॉस्पिटैलिटी का तरीका अलग होता है। और चाइनीज़ लोगों में वो सेवा भाव या हॉस्पिटैलिटी, आप कभी किसी के साथ आप खाना खाने के लिए गए हैं तो उनकी मेहमान नवाजी कैसी होती है? चाइनीज़ लोगों के अंदर मैंने जो 10 साल में एक चीज़ देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जब भी आपको पहली बार मिलेंगे ना, चाहे आपको पहले जानते भी नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन उनका रहता है कि खाना खाए हो? चलो साथ में मिलते हैं, चलो साथ में जाके खाना खाते, साथ में मिलके खाना खाते हैं। तो और फॉरेनर जब देखते हैं ना तो उन लोग काफ़ी वेलकमिंग होते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं कि यार मैं फॉरेनर। तो फिर साथ में खाने बैठते हैं, डाइनिंग में खाने बैठ के उनके कोई रिश्तेदार होते हैं तो उनको वीडियो कॉल करते हैं कि देखो, ये नहीं सोचते कि आप कहाँ से, आप इंडिया से हो या कहीं से भी, कोई भी कंट्री से हो, तो बड़ा खुश होता है वो। और काफ़ी मैं तो 10 साल में काफ़ी मतलब मेरे मित्र काफ़ी चाइनीज़ है 10 साल से। और मैं तो यही मानता हूँ क्योंकि अब जहाँ पे आपके 90% कस्टमर चाइनीज़ ही है तो आपके मित्र भी ज़्यादा चाइनीज़ ही होंगे। सही बात है। तो बिल्कुल मेहमान नवाजी बिल्कुल इंडियन जैसे लोगों की तरह, अतिथि देवो भव जैसे लोगों, क्योंकि इनका कल्चर और हमारा कल्चर में काफ़ी चीज़ें हैं जो सिमिलैरिटीज़ है। सही बात है। और ये भी होता है कि इन लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इंडियन कल्चर से भी को जानने के लिए कि क्या है, कैसे होता है, तुम्हारे वहाँ पे शादी कैसे होते हैं, अच्छा, तुम्हारे वहाँ पे नए साल कैसे मनाते हैं। हाँ। तो बड़ा मतलब बहुत सारे चीनी लोग कभी आपने एक फ्यूजन की कोशिश की, ट्राई की है कि आज इंडियन फूड को थोड़ा चाइनीज स्टाइल में बनाए या चाइनीज फूड को थोड़ा इंडियन स्टाइल में बनाए, ऐसा कुछ करते हैं आप? हमने एक चीज़ किया जो इंडिया में इंडियन स्टाइल चाइनीज होता है, वो वाला कुजीन हम यहाँ पे प्रमोट किए। तो काफ़ी चाइनीज़ को शॉक लगा कि यार आप लोग भी नूडल्स खाते हो। अच्छा। बोला हम स्पेशली, मैं जहाँ से कोलकाता से, मैं बोला आपको एवरी कॉर्नर में कोलकाता में, छोटा जगह हो या बड़ी जगह हो, आपको जो बोलते हैं इन्होंने छाओमी टाइप का होता है ना, स्ट्रेयर फ्राइड नूडल्स, तो वो आपको हर जगह पे मिलेगा। और हम एक कुजीन तब सर्व करते हैं जब चाइना पे कोई चाइनीज। तो आप भी पनीर नूडल्स देते हो? वो अगर जो कि चाइना में नहीं मिलता। वो अगर कोई वेजिटेरियन ऐसा हो प्रेफर करता है तो हम पनीर या टोफू दे के कर सकते हैं। अच्छा, ओके। लेकिन उस टाइम जैसे कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल हो गया या चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे, तब हम इस तरीके का चीज़ें सर्व करते हैं। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने कुछ चीज़ें इनका
मैंने इंडियन स्टाइल में किया, जैसा चोंग्स होता है ना जो चोंग्स मैंने एक टाइम पे उसको इंडियन स्पाइसेस पे सर्व किया है। और एक बार तो आपने शायद आम डालकर भी किया हाँ, था मैंने आपने। 2 तरीका का किया था क्योंकि करी वाला वर्ड काफ़ी फेमस है। ठीक है। और मैंने करी स्पाइसेस का डाल के चिकन के साथ करके एक चोंग्स बनाया। और दूसरा एक था मैंगो और नट्स डाल के वो उस पे इलायची पाउडर का है। इलायची यहाँ पे उतना मतलब उनको उतना जानकारी नहीं है इलायची के बारे में, तो जब उनको बताता है कि इलायची वन ऑफ आवर मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस तो बड़ा खुश होता है। तो मैंने उस तरीका का चीज़ उसमें चोंग्स में डाल के 2 डिफरेंट फ्लेवर का बनाया और हमने कंटिन्यू 2-3 साल जब भी ये फेस्टिवल आया हम तब सर्व किए वाला चीज़ है। जी जी। आप आने वाले 5 सालों में किस तरीके से देखते हो अपने आप को और अपने बिजनेस को? मेरा तो सोच यही है, अगर ऊपर वाला तो ऑलमोस्ट हमें 4 रेस्टोरेंट दिया और अपना कड़ी मेहनत टीम सपोर्ट है, तो मेरा यह है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम चाइना के अंदर अपने ब्रांच ओपन करें और लोगों से इंडियन खाने के बारे में जुड़े, और जो भी चाइनीज़ है, क्योंकि अभी तो पूरा रेस्टोरेंट हमारा बीजिंग पे है, कैपिटल सिटी पे। तो नेक्स्ट अभी दूसरे शहर में जैसे सांघाई, शंजन वगैरह पे जाके और भी जुड़े लोगों को हमारे कल्चर खाने के बारे में जोड़ सके जितने हो पाए हमसे। आप मानते हैं कि जो खाना है उससे इंडिया और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या जो दोनों देशों के जो कल्चरल रिलेशंस हैं उसमें बड़ा एक अहम योगदान या बहुत बड़ी भूमिका वो निभा सकता है खाना? मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है, क्योंकि देखो अगर 90% लोग आपके रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं इसका मतलब वो आपके क्विज़िन पसंद कर रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं ना। अगर उनको पसंद नहीं आए तो नहीं आएंगे ना। ये तो बहुत बड़ी मतलब अहम भूमिका निभा रही है इस चीज़ में। जी जी। आपने इंडिया में चाइनीज़ रेस्टोरेंट गए, आपने देखा है आपने? इंडिया में चाइनीज़ रेस्टोरेंट मैंने देखा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे होता है जैसे 5 स्टार होटल वगैरह पे जो इंडिया पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट है वो ऑथेंटिक चाइनीज़ सर्व कर रहे हैं, और जो हम देसी वाला चाइनीज़ बनाते हैं वो डिफरेंट है इनके खाना से, काफ़ी अलग है। आप अगर यहाँ पे आके उनको चिल्ली चिकन बोलोगे तो उनके लिए जो हम इंडिया पे दे रहे हैं तो वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट होता है। ये तो हमारे पास नहीं है ऐसा डिश, हमारे पास तो नहीं है ऐसा वाला डिश। लेकिन जो कहीं कहीं पे 5 स्टार होटल पे वो आउटलेट खुद का रखे हैं जो ऑथेंटिक चाइनीज़ दे रहा है, वो चाइनीज़ शेफ़ लेके गए खुद से। काफ़ी सारा मिलेगा ऐसा दिल्ली में, बेंगलुरु में या तमिलनाडु में आपको मिलेगा इस तरीके का चीज़ें। इतने सालों में बीजिंग में आपने इतना समय गुजारा है, तो क्या क्या सीखा है आपने खासकर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखा कि आपको ज़रूरी है मार्केट सर्वे करना, और आप कुछ ना कुछ अलग करते रहो, इनोवेशन करते रहो, तो अब तब आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि अगर आप कुछ अलग नहीं करोगे, अगर सेम चीज़ें आप कंटिन्यू चलाओगे तो आप मार्केट पे ज़्यादा दिन धंधा नहीं कर पाओगे आप। तो कुछ ना कुछ आपको हर महीना कुछ ना कुछ प्रमोशन करते रहो, मतलब कुछ नए जुड़े रहो। जो आपके पास एक बुकलेट वाला मेनू है उससे अलग कुछ करते रहो हर महीना, तब आप लोगों से कनेक्ट होगे, तब आपको नया कस्टमर भी मिलेगा। ठीक ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविल भाई हमसे बात करने के लिए, और काफ़ी इंसाइटफुल आपने इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि एक बिज़नेस चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, और खाने को लेकर काफ़ी इस पर विचार हुआ, बातचीत हुई। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको।